हेलो 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग नहीं है। बिल्कुल। अब बेटा आज जो आपका सेल साइकिल का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आज आप लोगों से कुछ बात करेंगे, ठीक है। पहले सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो बेटा देखो, हम लोगों ने सेल साइकिल जो है ये हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने सेल साइकिल में ये देखा था कि सेल की एक जर्नी होती है, ठीक है ना। सेल की एक जर्नी होती है, वो बॉटनी कॉपी तो जो है बेटा ये जा रही नहीं तू ये ग्रोथ होती है बेटा। जान बुला रहे ना उधर गेट। सेल की बेटा एक जर्नी होती है। सेल क्या होती है, ग्रो करती है, देन ये डिवाइड करती है, देन ग्रो करेगी, अगेन फिर ये डिवाइड करेगी। तो ये जो है बेटा, ये जो पूरी जो ग्रोथ एंड डिवीजन की जो साइकिल जो है, इसको ही हम सेल साइकिल बोलते हैं बेटा। तो सेल साइकिल में जो था बेटा, इसको हमने सबसे पहले एक बात की थी बेटा, इसमें इंटरफेज। इंटरफेज क्या था बेटा, सेल साइकिल का नॉन डिवाइडिंग फेज था। इसमें सेल जो है अभी डिवाइड नहीं कर रही थी। ये जो फेज है बेटा, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में डिवाइडेड था बेटा, ठीक है। याद करो, ये हमने बात की थी बेटा। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सेल डिवीजन जो होते हैं, M फेज जो होता है, ये जो बेटा G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज जो है, ये दोनों टाइप के सेल डिवीजन में कॉमन होता है बेटा, ठीक है।
तो इसके बाद हमने बात की थी बेटा एम फेज या डिवीजन वाली फेज। तो एम फेज जो होती है बेटा माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। एम फेज जो है आइदर इट कैन बी माइटोसिस और इट कैन बी मियोसिस। तो उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था बेटा, माइटोसिस का जो मेन पर्पस था ग्रोथ रिपेयर, इसका मेन पर्पस था ग्रोथ एंड रिपेयर। और इसमें क्या होता है बेटा माइटोसिस में, ये हम लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे आज मियोसिस कंप्लीट करने के बाद। इसमें एक सेल से बेटा, वन सेल से जो है 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं। एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी बेटा। उसके बाद फिर हमने एक चीज और देखा था कि जो माइटोसिस है बेटा, इसके डिवीजन को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी या 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो बेटा। सबसे पहले क्या होता है बेटा न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे। न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस कहा था। कैरियोकाइनेसिस के जो फेजेस थे बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये था कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस। दूसरी जो स्टेज थी बेटा वो थी साइटोकाइनेसिस। तो याद रखो बेटा कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा था बेटा कि अगर एनिमल है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस वाज बाय फरो फॉर्मेशन के थ्रू हो रही थी। और प्लांट में जो है बेटा, प्लांट में जो है वो प्लेट फॉर्मेशन था, सेल प्लेट फॉर्मेशन, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था बेटा। तो ये हल्का सा रिव्यू है। अब इसके बाद आज जो है बेटा मियोसिस हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग अपना माइक जो है ना खुद से बंद रखा करो, और जब कुछ पूछना होता है तो आप लोग ऑन कर लिया करो, ठीक है? तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो सेल साइकिल में आज जो हम कवर करने वाले हैं बेटा वो मियोसिस, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं मियोसिस। तो याद रखो बेटा मियोसिस का जो मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है बेटा गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? और हमको पता है बेटा कि जो गैमेट होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट जो होते हैं बेटा ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि अगर किसी प्लांट की लीफ में जो है 96 क्रोमोसोम है, सपोज करो एक प्लांट है बेटा जिसकी लीफ में 96 क्रोमोसोम है, तो उसके जो गैमेट बन रहे हैं उसके गैमेट में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए बेटा? कोई भी 48 वेरी गुड, 48। तो ये होता है इसका मतलब। जो सोमेटिक सेल जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जस्ट हाफ नंबर ऑफ सेल जो है वो उसके गैमेट में होंगे, ठीक है? तो ये इसका मतलब है। तो मियोसिस का जो बेसिक पर्पज है बेटा कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो गैमेट में देना होता है। और देखो मियोसिस कैसे अचीव करती है बेटा? मियोसिस में याद रखो बेटा जो वन सेल है, ये जो सिंगल सेल है, इट डिवाइड 2 टाइम, ये डिवाइड जो है 2 बार होती है बेटा, ठीक है ना? तो मियोसिस में सबसे पहली चीज क्या हो रही है बेटा, जो सिंगल सेल जो है, जो सेल है वो क्या हो रही है, ये 2 बार डिवाइड हो रही है। लेकिन बट डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर वंस, डीएनए का रेप्लिकेशन है बेटा, डीएनए की जो डबलिंग है वो सिर्फ एक ही बार होगी। सर हाँ बेटा बताओ। सर 96 और 48 क्या चीज है? 96 और 48 क्या चीज है? एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सर किस सेल में होता है इतना? ये बहुत सारे प्लांट होंगे बेटा, बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है ना?
प्लांट्स में नंबर होते हैं इतने नंबर। आप जो 12th की जब बायो की बुक जब आप पढ़ोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि 1300, 1600, 2300 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपको बहुत सारे प्लांट्स में मिलेंगे। ठीक है, ये होते हैं नंबर। सर तो जस्ट एक एग्जांपल है ना? हाँ, जस्ट मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया, Yes, जस्ट sir. मैंने समझाने के लिए रैंडम एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि आप ह्यूमन में 46 तो सभी को पता है, ये तो कॉमन ही है, इससे 23 फट से सोच लेते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया, रैंडम एग्जांपल है। तो ये जो वन सेल क्या हो रही है बेटा, ये डिवाइड जो है 2 टाइम हो रही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी सपोज करो सेल है, उस सेल में जो है टोटल डीएनए कंटेंट वो 2C है। कोई भी सेल है सपोज करो बेटा, उसमें टोटल डीएनए कंटेंट 2C है। तो आफ्टर एस फेज के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा, डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा रेप्लिकेशन के बाद? लास्ट लेक्चर में हमने 4C. 4C, वेरी गुड, ये 4C हो गया। तो याद रखो बेटा कि ये जो सेल जो है, जब ये माइटोसिस फेज में या म्यूसिस फेज में, डिवीजन वाली फेज में जब एंटर कर रही है, तो उसका जो डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा कि अगर सपोज करो ये एक सेल है, ये अगर 2 सेल में डिवाइड होती है, तो ऑलरेडी क्या था बेटा, इसमें डीएनए कंटेंट था वो 4C हो गया था। तो 4C जो है ये दोनों सेल में 2C एंड 2C हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों सेल में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए आ गया, जो कि पैटर्नल सेल के जैसा है। जितना पैटर्नल सेल में जो डीएनए है उतना ही डीएनए आ गया। लेकिन अब क्या होगा बेटा, ये सेल एक बार और डिवाइड हो रही है, तो इस 2 सेल से क्या होगा बेटा, टोटल ये 4 सेल बन गई। ये 2 सेल से 4 सेल बन रही है। अब ये 4C जो है ये चारों में डिवाइड होगा। ईच विल कंटेन C एंड C। तो देखो जो डीएनए कंटेंट जो है, अब जो सारी सेल्स में कितना हो गया, हाफ हो गया। जो ओरिजिनल जो ये 2C से हम स्टार्ट किए थे, 2C कितना था, 4C में कन्वर्ट हो गया। ये 2C का जस्ट हाफ आ रहा है बेटा सारे बच्चों को समझ में? जो 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 पेरेंट में जितना डीएनए होता है, उसका जस्ट हाफ डीएनए जो है वो गैमेट में आ रहा है। उसका रीजन ये है बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ जो है 1 टाइम हो रहा है, और सेल जो है 2 बार डिवाइड हो रही है। सेल इज डिवाइडिंग 2 टाइम। इसमें जो फास्ट मियोटिक डिवीजन है बेटा, जो फास्ट मियोटिक डिवीजन, उसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मियोसिस 1। और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है उसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फास्ट मियोटिक डिवीजन जो है उसमें M1 है, और सेकंड मियोटिक डिवीजन है बेटा M2 है। ये याद रखना बेटा कि जो मियोसिस में जो है वो सेल 2 टाइम डिवाइड हो रही है, और जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो M1 है, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो M2 है। M1 एंड M2। ओके, अब आते हैं बेटा एक्चुअल प्रोसेस पे। हम आते हैं ये हो कैसे रहा है, ये हो सर कैसे रहा है। हाँ बेटा, सर तो कोई भी सोमेटिक सेल में अगर मियोसिस हुआ तो गैमेट बन जाएगा? नहीं, सोमेटिक सेल में मियोसिस होता ही नहीं बेटा। जो देखो, अगर आप देखोगे जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे, तो जो टेस्टिस में जो सेल होती हैं वही गैमेट बनाती हैं। टेस्टिस से क्या बनता है बेटा, स्पर्म बनता है। ठीक है, और अगर फीमेल में हम बात करेंगे बेटा, तो ओवरी में ही ऐसी सेल होती हैं जो क्या होती हैं, फिर वो एग बनाती हैं, ओवम बनाती हैं। तो याद रखो बेटा कि सर जो तो टेस्टिस और ओवरी में 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं इनिशियली, जो कि हाँ, 46 से ही स्टार्ट होता है बेटा। टेस्टिस एंड ओवम में भी इनिशियली जो उनकी सेल में 46 क्रोमोसोम, 46 हाफ होता है वो। ठीक है, इनिशियली 46 ही होते हैं बेटा। ठीक है, इनिशियली 46 ही होते हैं। यस सर। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा आगे इसका डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मियोसिस 1 की, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1। ठीक है, तो सपोज करो मियोसिस 1 अगेन जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो अगेन जो मियोसिस 1 का जो कैरियोकाइनेसिस है, अगेन इसमें भी क्या क्या स्टेप होंगे बेटा? सबसे पहला स्टेज होगा वो प्रोफेज होगा। सबसे पहला स्टेज होगा प्रोफेज होगा। लेकिन याद रखना है बेटा कि जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इट हैज मेनी स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बेटा।
तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है एज कंपेयर टू माइटोसिस, ये क्या होता है बेटा, काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें क्या होता है, इसमें काफी सारे स्टेप्स होंगे। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज में क्या क्या स्टेप होते हैं बेटा? सबसे पहला स्टेप होता है लेप्टोटीन। सबसे पहला स्टेज होता है वो लेप्टोटीन स्टेज, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है बेटा जाइगोटीन। दूसरा स्टेज होता है जाइगोटीन। इसके बाद जो स्टेज होता है बेटा पैकिटीन। पैकिटीन। अगली स्टेज होती है बेटा डिप्लोटीन। लास्ट स्टेज होती है इसकी डायाकाइनेसिस। ये सारा अभी लिखते चलो मेरे साथ ही साथ। डायाकाइनेसिस, सारे स्टेप्स हमको देखने हैं बेटा। तो देखो प्रोफेज में बस प्रोफेज था, माइटोसिस का जब प्रोफेज था तो उसमें मैंने आपको कोई भी स्टेप्स नहीं बताई थी, सिंपल प्रोफेज था। और प्रोफेज के बाद और लेकिन जो मियोसिस की जो प्रोफेज है देखो उसमें लेप्टोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज है, पैकिटीन स्टेज है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस। ये टोटल जो है बेटा 5 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 स्टेज। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है बेटा उसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। ये प्रोफेज इसकी 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। तब इन 5 स्टेप्स को हम देखते हैं बेटा, इन 5 स्टेप्स को हम देखते हैं। ये सपोज करो बेटा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा बेटा, अभी मैं लेप्टोटीन से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थोड़ी डिसॉल्व होनी स्टार्ट होगी, फ्रेगमेंटेड होनी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली प्रोफेज है तो होगी। साथ ही साथ क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है बेटा वो बिगिन होगा। तो लेप्टोटीन में क्या होगा बेटा, लेप्टोटीन में क्या होगा, यहां लिख रहा हूं, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कंडेंस होना जो होते हैं बेटा, क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होना बेटा स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है, क्रोमेटिन दे स्टार्ट टू कंडेंस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें देखो एट द एंड ऑफ लेप्टोटीन, एट द एंड ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम आर थिन एंड लॉन्ग। तो क्या होता है बेटा, लेप्टोटीन के एंड में, लेप्टोटीन के एंड में क्या बन जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया, यहीं पर मैं क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा हूँ बेटा। ये क्रोमेटिन इनिशियली कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, या मैं नीचे बना रहा हूँ बेटा। लेप्टोटीन के एंड में क्या होगा बेटा, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके एंड में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो बन जाएंगे। ये क्रोमोसोम जो है बेटा ये बन गया। ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है एट द एंड ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम क्या होगा, ये फॉर्म होगा। तो ये लेप्टोटीन स्टेज है। लेप्टोटीन स्टेज है किसकी, मियोसिस की। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसके बाद अगली स्टेज जो है, अब हम आते हैं बेटा पैकिटीन। ये नोट कर दिए बेटा सारे बच्चे, इसको नोट करते चलो, बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है बेटा, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा पैकिटीन स्टेज में आते हैं। पैकिटीन नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड प्रोफेज की, प्रोफेज 1 की जो है नेक्स्ट स्टेज है पैकिटीन। जाइगोटीन। सॉरी जाइगोटीन, हाँ सॉरी गुड बेटा, जाइगोटीन। हाँ नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन, पैकिटीन जाइगोटीन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है, मैं इसमें लिख रहा हूं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम।
होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने बच्चों को याद है बेटा? लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, कितने बच्चों को याद है? हैंड रेज करके बताओ जल्दी, कितने बच्चों को समझ में आया था? बहुत सारे बच्चे भूल गए। एक्चुअली बेटा देखो, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, वो पेयर में होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5, इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम 5 में से एक क्रोमोसोम बेटा मदर से आएगा और दूसरा क्रोमोसोम क्या आएगा बेटा? फादर से आएगा। ये जो मदर एंड फादर के जो पेयर है ना बेटा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो जो हमारे क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? वो पेयर्ड होते हैं, और इसमें से जो मदर एंड फादर का जो पेयर है उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि लैप्टोटीन स्टेज में ये जो दोनों क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस हो गए हैं, मतलब क्रोमोसोम तो कंडेंस हो गए हैं, लेकिन अब क्या होंगे? जाइगोटीन में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्ड हो जाएंगे। कैसे होंगे? अब देखो यहाँ, ये बेटा दूसरे कलर से बना रहा हूं बेटा, ये दिख रहा है बेटा सारे बच्चों को क्लियरली, कि थोड़ा बड़ा बनाऊं इसको? सर नहीं दिख नहीं रहे दिख रहे हैं। अलग से बना रहा हूँ बेटा, अलग से बना रहा हूँ, ये अलग से। ये देखो बेटा, इसमें देखो एक व्हाइट कलर का क्रोमोसोम दिख रहा है जिसके 2 आर्म है, 2 क्रोमेटिड है। एक मैंने पिंक कलर का बनाया, इसके भी 2 आर्म है। देखो ये 2 क्रोमोसोम जो हैं, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच, ये दिख रहा है बेटा कि ये भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बेटा ये? अच्छा सर, यस सर दिख रहे दोनों पेरेंट्स के डिप्लॉयड है। हाँ, ये जो दोनों क्रोमोसोम है बेटा, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम 5 के जो मदर एंड फादर वाले पेयर हैं, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ये एक दूसरे से क्या हो गए बेटा? अटैच हो गए। कैसे अटैच हुए हैं बेटा? इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो है एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइनेप्टो निमल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है बेटा कि जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनके बीच में, जैसे अगर इसको सिंगल दिखाऊं मैं, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है बेटा? ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में एक प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस के थ्रू ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए बेटा? एक दूसरे से अटैच हो गए। तो ये जो येलो कलर का जो सब्सटेंस है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से किससे अटैच हो गए हैं बेटा? वाया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से क्या हो गए? ये अटैच हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इनके अटैच होने से जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा बाईवैलेंट। इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा बाईवैलेंट। ये स्ट्रक्चर है बेटा बाईवैलेंट। तो ये जो अटैच हुए हैं बेटा, किसके थ्रू अटैच हुए हैं? ये प्रोटीन के थ्रू अटैच हुए। उस प्रोटीन का नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इनके अटैचमेंट से जो स्ट्रक्चर बना है बेटा बाईवैलेंट, ठीक है। बाईवैलेंट, 2 वैलेंट, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है बेटा, चूंकि बिकॉज अगर इसमें देखोगे कितने क्रोमेटिड है बेटा, ये बाईवैलेंट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं? 4। वेरी गुड। तो बाईवैलेंट में नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं बेटा? 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो इसमें कितने हैं बेटा? बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम है, तो टोटल 4 क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर कितने हैं बेटा इसमें? सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर? कितने? 2 होंगे ना बेटा। एक क्रोमोसोम में अगर 2 सर 2 है। सर एक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमेयर होते हैं। एक क्रोमोसोम में एक होता है बेटा ना, काइनेटोकोर 2 होते हैं। सर एक ही क्रोमेटिड का एक सेंट्रोमेयर होता है ना। काइनेटोकोर होता है बेटा, सेंट्रोमियर एक ही होता है। सेंट्रोमियर कहाँ 2 होता है? सर क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड जो इसके क्रोमोसोम के जो आर्म है ना बेटा, ये देखो, ये जो 2 आर्म दिख रही है, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म, तो ये 2 आर्म है, इनको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमोसोम की जो आर्म है वो क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक में तो 4 हुई ना? नहीं नहीं नहीं, ये पूरी है बेटा, इसको मैं लास्ट टाइम भी समझाया था। ये इसको अलग अलग नहीं लेना है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ये देखो, ये ऐसा होता है बेटा, ये सेंट्रोमियर है, ये बीच में आप सेंट्रोमियर मान लो, ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, ये पूरी कंप्लीट आर्म है बेटा, इसको पूरा लेना है। अच्छा, इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनना है, ठीक है ना। ये एक आर्म है, एक आर्म, तो 2 क्रोमेटिड, ठीक है। ये 4 नहीं है, Yes, sir. काउंटिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। सर और क्रोमेटिड के एंड को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड के एंड को हम टीलोमियर बोलते हैं बेटा। सर जो दो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं को होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो दो सिमिलर एलीज के होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी में जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है ना, पेयर में होते हैं। जैसे मान लो मैं क्रोमोसोम नंबर 6 बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर होते हैं। तो 23 पेयर है, मतलब क्रोमोसोम 1 जो है ये 2 है, एक जो है मदर का है, मतलब फादर का है। 23 बाइवेलेंस। हाँ, 23 बाइवेलेंट बनेंगे, वेरी गुड। 23 में टोटल 23 बाइवेलेंट बनेंगे। स्पेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए मैं एक ही बना रहा हूँ। इस सेल में जो है टोटल ऐसे 23 बाइवेलेंट बनेंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे जो भी मदर फादर के जो पेयर हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, बाइवेलेंट बना लेंगे। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ आ रहा होगा अभी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे यस सर, आ रहे हैं। आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ये आपका जो है ये बाइवेलेंट बना बेटा। बाइवेलेंट में याद रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है नीट में, इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं, और इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 2 ही होता है। और चूंकि बेटा इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए कई बार हम बाइवेलेंट को टेट्राड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है 4 क्रोमेटिड, दैट्स व्हाई वी कॉल बाइवेलेंट एज टेट्राड, दैट्स व्हाई वी कॉल बाइवेलेंट एज टेट्राड। तो ये सारे स्ट्रक्चर याद रखना बेटा। याद रखना कि बाइवेलेंट जो कब बन रहा है, टेट्राड कब बन रहा है, ये सारी चीजें कब बन रही है बेटा, जाइगोटिन में बन रही है। और ये दोनों जो क्रोमोसोम एक दूसरे से जो पेयर हो रहे हैं, जो कंबाइंड हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो एक दूसरे से पेयर हो रहे हैं और जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेट्राड बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इस स्टेप्स को हम बोलते हैं बेटा साइनेप्सिस बोलते हैं। तो याद रखो, साइनेप्सिस कब हो रही है, किस स्टेज में हो रही है, जाइगोटिन स्टेज में हो रही है। बाइवेलेंट किस स्टेज में बन रहा है, जाइगोटिन स्टेज में बन रहा है, ठीक है। टेट्राड कब मिल रहा है हमको, वो भी जाइगोटिन स्टेज में बन रहा है। ये सारे किस में मिल रहे हैं बेटा, जाइगोटिन में, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। या पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिए जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, यहाँ साइनेप्सिस लिख लो, साइनेप्सिस, ये साइनेप्सिस है। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। साइनेप्स जो साइनेप्सिस क्या बोले? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस, साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यस सर। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। जो प्रोसेस है उस स्टेप को हम साइनेप्सिस बोल दे रहे हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पैकिटिन। नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा पैकिटिन। इसको हटा रहा हूं बेटा, पैकिटिन हम देखते हैं। थर्ड स्टेप है पैकिटिन। पैकिटिन में याद रखो बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर इस पूरे टर्म को ऐसे ही लिखो, अभी एक्सप्लेन करूंगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस टेक्स प्लेस, ये इस पूरी लाइन को ऐसे ही नोट करो। पैकेटिन में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस, यहाँ क्रोमोसोम नहीं लिखा हूं बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस,
होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसका देखो मतलब समझो बेटा। अभी मैंने आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम बताया बेटा। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो मैटरनल एंड फादर के जो पेयर होते हैं। सपोज करो बेटा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो याद रखो बेटा, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड हैं और दूसरे वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड हैं। ये क्रोमोसोम दोनों होमोलॉगस हैं, लेकिन याद रखो बेटा, क्रोमेटिड जो कि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, क्रोमेटिड विच आर अटैच विद द सिमिलर या सेम सेंट्रोमियर, उसको हम बोलते हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों जो है बेटा सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर इस क्रोमेटिड को इस दूसरे क्रोमेटिड से कंपेयर करोगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो याद रखो बेटा, जो क्रॉसिंग ओवर है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीट में जो ट्विस्ट करता है क्वेश्चन, इस पे ट्विस्ट करता है, ठीक है ना। सिस्टर क्रोमेटिड दे देगा, नॉन होमोलॉगस दे देगा। तो जो क्रॉसिंग ओवर है बेटा, अभी मैं क्रॉसिंग ओवर एक्सप्लेन करूंगा बेटा, जो क्रॉसिंग ओवर टर्म एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखो कि क्रॉसिंग ओवर एक स्टेप है जो कि किसके बीच में हो रहा है बेटा? वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। कुछ समझ में आया बेटा आप लोगों को नॉन सिस्टर का कंसेप्ट? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं समझ आया। सिस्टर क्रोमेटिड बेटा देख, जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड अटैच हैं, ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड। वैसे एक और क्रोमोसोम है बेटा, इससे भी 2 क्रोमेटिड अटैच हैं। तो याद रख बेटा, ये जो 2 क्रोमेटिड हैं एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं। तो जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच क्रोमेटिड है बेटा, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेकिन अगर तो इस क्रोमेटिड को दूसरे से कंपेयर करेगा, दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से कंपेयर करेगा, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये और ये नॉन सिस्टर है, ठीक है। तो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच जो क्रोमेटिड होते हैं बेटा, वो सिस्टर होते हैं, और अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच क्रोमेटिड होते हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इस तरह से लिख सकते हो, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम chromatids which are attached with the same centromere or with one centromere, they are known as sister chromatid, while the chromatid which are attached with the different centromere, they are non sister chromatid. तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। इसको बेटा सिंपल लाइन डायग्राम से समझो। सपोज करो बेटा, ये एक क्रोमेटिड है और उसके नीचे क्या है बेटा? एक दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा कि जो ये दोनों ना एक दूसरे से अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, अपने कुछ सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर की वजह से इस वाले क्रोमोसोम में, जो पिंक कलर का क्रोमोसोम है, कुछ व्हाइट क्रोमोसोम का पार्ट आ जाएगा, और जो व्हाइट क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा बेटा कोई अपना माइक ऑन रखा है, उसको बंद रखो, अगर बात करनी है तो ऑन करना, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आ रहा है समझ में बेटा? क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द क्रोमेटिड। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है बेटा, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे व्हाइट कलर का क्रोमोसोम है, इसमें कुछ पिंक वाला पार्ट आ जाएगा, और जो पिंक वाले में कुछ व्हाइट कलर के क्रोमेटिड का पार्ट चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? वेरिएशन। वेरी गुड, वेरिएशन। अगर आप देखोगे तो जितने भी जो प्रोजीने होते हैं, प्रोजीने मतलब जो बच्चे होते हैं या किड्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो 100% रिजेंबल नहीं करते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जो पेरेंट का जीन जो बच्चों में आ रहा है बेटा, जो किड्स में आ रहा है, वो 100% सिमिलर नहीं होता। वो इस जेनेटिक मैटर के एक्सचेंज की वजह से जीन क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं।
जीन जो है मिक्स हो जाते हैं। इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, जीन थोड़े डिसिमिलर हो जाते हैं। ये जो क्रॉसिंग ओवर है बेटा, यहाँ पर लिख लो, ये जो क्रॉसिंग ओवर है इट प्रोड्यूस वेरिएशन। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, ये वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा याद रखना, म्यूटेशन नहीं कर रहा है, ये म्यूटेशन इससे नहीं है, रूटीनली जो है ये वेरिएशन होता है। कई बार आप लोग इसको म्यूटेशन बोल देते हो, इसको आप एप्रोप्रिएट टर्म है बेटा वेरिएशन। ये क्या प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं इसमें कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। अभी चलो मैं न्यूक्लियस ही दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, अभी अभी मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट रख रहा हूँ। तो ये है बेटा, ये दूसरा क्रोमोसोम, एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से अटैच है, ठीक है बेटा। ये क्रोमोसोम जो है बेटा पेयर्ड है, ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा। अब क्या होगा बेटा, इनको क्रॉसिंग ओवर करना है, तो क्या होगा बेटा, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा, वहां पर क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे नोडुलर स्ट्रक्चर दिखने शुरू होते हैं। क्या होता है बेटा, ऐसे नोडुलर स्ट्रक्चर बनेंगे। जिस पॉइंट पर क्रोमेटिड जो है क्रॉस ओवर कर रहे हैं बेटा, उस पॉइंट पर क्या होता है बेटा, इस तरह के नोड्यूल्स बनते हैं। इन नोड्यूल्स को हम बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। इसको हम बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। और याद रखो बेटा, इस रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के फॉर्मेशन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। एंजाइम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज, ये एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। आ रहा है बेटा समझ में, ये क्लियर हुआ कुछ? सर इसका यूज क्या होता है? क्या बेटा, जिसका यूज अभी समझ में आएगा, अभी अभी आगे आएगा, अभी चिंता मत, अभी पूरा आएगा। ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल का बोल रहा है बेटा, ये नोड्यूल का यूज पूछ रहा है बेटा। यस सर। अच्छा म्यूटेशन मीन्स अभी बता रहा हूँ बेटा। जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल का जो मतलब होता है बेटा, ये यूज जो होता है, यहाँ पर कुछ सर्टेन एंजाइम, अब देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसको दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होना है, यही तो हो रहा है ना जेनेटिक मैटर के एक्सचेंज में। इस क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट जो आके अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम लगेंगे ना बेटा, उस एंजाइम की हेल्प से जो है ये एक्सचेंज होगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल में बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। इस वजह से ये एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको हम जो है नोड्यूल बन रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है, इस नोड्यूल में वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में बेटा, इसमें एंजाइम्स होते हैं सारे। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आओ बेटा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जो आपने पूछा है कि म्यूटेशन क्या है बेटा। म्यूटेशन मीन्स है, म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है ना। इसमें बेसिकली बेटा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, मतलब इसमें कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हाइट का जीन है तो हाइट का ही जीन है, ठीक है ना, वो जीन डिलीट नहीं हो रहा है, वो एबनॉर्मल नहीं हो रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन में जो है, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन वो हार्मफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ म्यूटेशन जो है हार्मफुल होते हैं। एंड म्यूटेशन इज रेयर इवेंट, म्यूटेशन कॉमन इवेंट नहीं है। म्यूटेशन आर रेयर इवेंट, खासकर जो जर्म सेल में म्यूटेशन जो है वो रेयर इवेंट होते हैं, कॉमन इवेंट नहीं होता। तो सर म्यूटेशन और वेरिएशन सेम नहीं है बेटा। देखो वेरिएशन और म्यूटेशन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, अगर तुम देखोगे वेरिएशन तुमको हर जगह दिख रहा है। आप जो है अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिख रहे हैं, आ रही बात समझ में, आपका ब्रदर आपसे अलग दिख रहा है, तो वेरिएशन तो आपको हर जगह मिल रहा है, आप उसको म्यूटेशन बोल दोगे, वो म्यूटेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। म्यूटेशन एब्रप्ट चेंज होता है, और म्यूटेशन की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है। म्यूटेशन नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, आ रही बात समझ में।
म्यूटेशन इतना रैंडम। हाँ सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर के म्यूटेशन करानी होते हैं क्या? हाँ, आवाज क्लियर नहीं है बेटा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या बोल रहे हो? सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर भी उसी कारण होते हैं क्या, म्यूटेशन के कारण? हाँ, कैंसर तो बेटा मोस्टली म्यूटेशन की वजह से होते हैं। कैंसर जो है, कैंसर में बिल्कुल म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन याद रखो बेटा, कैंसर में जो म्यूटेशन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। जैसे हम बोले हैं कि लीवर का कैंसर है, तो लीवर की सेल से तो गैमेट बनते नहीं है बेटा, ठीक है ना? यस तो सर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लीवर कैंसर जो, इसीलिए याद रखो, एक से दूसरे में नहीं जाता है। आ रही बात समझ में? लीवर, क्योंकि वो जर्म प्लाज्म में म्यूटेशन नहीं है, ठीक है? तो कैंसर मोस्टली जो है वो म्यूटेशन से राइज होते हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटा, उसका उसका रीजन कुछ अलग होता है। वो एक तरह से सर वो भी तो डीएनए में चेंज ही होता है ना, उसका भी रीजन डीएनए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में डीएनए में चेंज से ज्यादा बेटा ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी इम्यून सेल होती है ना, हमारी इम्यून सेल की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे पुलिस को जब हम रिक्रूट करते हैं तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं ना, वैसे इम्यून सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसमें हम इस तरह से ट्रेन करते हैं सेल को कि वो अपने सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये अपना है, इसको नहीं मारना है। कई बार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है, उस ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आती है। वो रूटीनली उसमें म्यूटेशन का लिंक अनकॉमन है बेटा। सर क्या वेरिएशन है। लास्ट लाइन? मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जो जो ट्रेनिंग जो हो रही है, कि जो जो हम प्राइमिंग कर रहे हैं, प्राइमिंग ऑफ इम्यून सेल इज एबनॉर्मल। जो इम्यून सेल की जो प्राइमिंग हो रही है वो एबनॉर्मल है बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। वो रूटीन म्यूटेशन नहीं है बेटा। हाँ, क्या पूछा है बेटा आपने? घूम कहाँ? सर ब्लड ग्रुप नहीं, वो वेरिएशन है बेटा। वो कहाँ का म्यूटेशन है? सर लेकिन कभी रियल केसेस में तो हो जाता है ना म्यूटेशन कारण ऑटो हाँ, इम्यून हो जाता डिसऑर्डर। है बिल्कुल। जब डीएनए रेयर, चेंज हो जाता है तो ब्लड हाँ बॉडी होता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती तब। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बहुत सारी, जैसे तुम देखोगे थाइमस एप्लेसिया है, किसी में थाइमस ग्लैंड बनी ही नहीं थी, ये सब होते हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में म्यूटेशन आपको मिलेगा। लेकिन मोस्टली जो कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे एलर्जी हो गई या आपका माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, तो ये जो है मोस्टली हमारा जो सेल की डिसऑर्डर है। सेल को जो प्राइम करना होता है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनुअल गड़बड़ हो गया, ठीक है? वो प्रॉब्लम यस सर। बेटा। एड्स तो क्यों नहीं हो सकता है बेटा? एड्स तो ट्रांसमिट होता ही मदर एंड फादर से पेरेंट्स में। लेकिन वो म्यूटेशन थोड़ी ना, वो डिजीज है। सर क्या चीज? वो एक बच्चे ने पूछा है बेटा कि अगर अगर मदर या फादर किसी को एड्स है तो बच्चे को एड्स होगा कि नहीं। तो याद रखो बेटा, डिपेंड करता है। बच्चा मतलब जो ऑलरेडी जो बर्थ हो चुका है, जो पैदा हो चुका है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी पैदा होने वाला है, जो मदर के अभी पेट में है, जो अभी डेवलप हो रहा है, उसको तो बिल्कुल एड्स हो सकता है। अगर मदर को एड्स है तो मदर से बच्चे में एड्स तो जाता ही है, ट्रांसमिट होता ही है, बिल्कुल सर और कॉमन है। मदर फादर दोनों को होगा तो? बेसिकली बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो जैसे मान लो बेबी जब पेट में था, मदर के अंदर था, उस समय मदर फादर को एड्स था कि नहीं। अगर उस समय अगर एड्स है तो फिर बच्चे को बहुत हाई चांस रहता है होने का। लेकिन आजकल जो नई ट्रीटमेंट आ गई है, जिसको हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट बेबी 100% नॉर्मल आता है। और आजकल जैसा एड्स जो है, आजकल जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें पर्सन की लाइफ स्टाइल ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है बेटा। आजकल एड्स का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो गया है उसका, ठीक है? सर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के बाद क्या लिखा है? हाँ, बता रहा हूँ बेटा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल में जो एंजाइम है बेटा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, ठीक है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है? तो देखो पैकेटिन में क्या क्या हो रहा है बेटा? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट सर तो नोड्यूल बन एड्स रहा है। का कोई क्योर नहीं मिला ना उसका? ट्रीटमेंट क्योर तो नहीं है ना? किसी भी वायरल डिजीज का कोई क्योर नहीं है बेटा। कोई भी वायरल डिजीज को हम क्योर नहीं करते हैं। वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, अपने आप ही ठीक होते हैं। वो हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। कोई भी Yes, वायरल, sir. इवन जो रूटीन सर्दी खांसी पे जो हो रही है, वो भी हम क्योर नहीं कर सकते। वायरस का कोई क्योर नहीं है। Yes, बैक्टीरियल sir. डिजीज हम क्योर कर सकते हैं। तो ये बेटा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये सारी चीजें टर्म याद रखना पैकेटीन में। ये कहाँ मिल रहा है हमको? पैकेटीन में। और याद रखो बेटा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो बाइवेलेंट और टेट्रॉइड हैं, दे फॉर्म इन जाइगोटीन। बट अगर बेस्ट विजिबल पूछा कि विजिबल बेस्ट कब होते हैं, तो विजिबल होते हैं बेटा वो पैकेटीन में। पैकेटीन में जो है बाइवेलेंट और टेट्राइड जो है वो बेस्ट विजिबल होते हैं, इसमें आपको दिखेंगे अच्छे से, ठीक है?
तो बाइवेलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर आर बेस्ट विजिबल इन पैकेटिन। जो पैकेटिन स्टेज में जो होते हैं वो बेस्ट विजिबल होते हैं बेटा। बाइवेलेंट एंड टेट्राड स्ट्रक्चर आर बेस्ट विजिबल इन द पैकेटिन स्टेज। ठीक है, तो पैकेटिन में सारी चीजें हो गई बेटा। अब उस पर नेक्स्ट स्टेज आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटिन। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में जो मेन इवेंट हो रहा है बेटा, डिसॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों क्या थे बेटा, एक दूसरे से अटैच हो गए थे। ये दोनों साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से अटैच थे। और पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ बेटा, ये दोनों जो है सर्टेन पॉइंट पर इनके अंदर जो है ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन गया। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन गया। अब क्या हो रहा है बेटा, डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा है कि ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से डिसॉल्व होगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्व होगा, ये दोनों जो क्रोमोसोम बोलो या क्रोमेटिड बोलो, ये एक दूसरे से ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, जैसे सेपरेट होना स्टार्ट होंगे बेटा। लेकिन याद रखो कि एट द प्लेस ऑफ नोड्यूल, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, दे रिमेन अटैच। तो क्या होता है, इन डायरेक्ट डिप्लोटिन में क्या हो रहा है बेटा, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, separation of homologous chromosome except at nodule। तो नोड्यूल के अलावा जो है बाकी प्लेसेस से क्या होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो बेटा, कुछ इस तरह से समझो, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है बेटा। अब ये सेपरेट होना स्टार्ट हुए, तो जहां पर नोड्यूल बना था बेटा, सिर्फ उसी पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे जगहों से अलग हो गए। तो क्या होगा, एट द जो नोड्यूल, ये जो क्रोमोसोम है एक एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेपरेशन की वजह से क्या होंगे बेटा, इस तरह का एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स के शेप का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस एक्स शेप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा कियाज्मा। यह है कियाज्मा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, during diplotin when chromosome start separating from each other, during diplotin when chromosome start separating from each other, then they form and cross or X-shaped structure at the point of contact. Then they form cross or X-shaped structure at the point of contact or at the place of recombinant nodule. These structure are known as chiasma. These structure are known as chiasma. तो क्लासिकली क्वेश्चन पूछता है बेटा नीट में कि कियाज्मा किस स्टेज में बनता है बेटा। कियाज्मा बन रहा है वो डिप्लोटिन स्टेज में बन रहा है। और याद रखो बेटा, जो डिप्लोटिन स्टेज होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, जो मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। दिस इज लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस की लॉन्गेस्ट स्टेज है। ठीक है, तो डिप्लोटिन की प्रोफेस नहीं डिप्लोटिन मतलब प्रोफेस तो वैसे लंबा है ही, लेकिन उसमें भी सबसे जो लॉन्गेस्ट स्टेज है बेटा ये डिप्लोटिन है। पूरी मियोसिस की जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज डिप्लोटिन होती है। यस सर। लॉन्गेस्ट स्टेज जो है वो डिप्लोटिन है। तो ये सारे पॉइंट नोट करो। अब मैं सर अभी नहीं हुआ है। अरे मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें था डिसॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एंड एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर which is known as chiasma.
इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो याद रखो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है बेटा, एक्स शेपेड स्ट्रक्चर, एक्स शेप स्ट्रक्चर, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है फॉर्म एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर की प्लेस पर, विच इज नोन एज कियाज्मा, विच इज नोन एज कियाज्मा, इसको हम कियाज्मा बोलते हैं बेटा। नोट कर लिए बच्चों, सारे बच्चों? यस सर। हो गया Yes, बेटा? sir. ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देख, ये क्या होगा बेटा, इस स्टेज में अगर तुम देखोगे क्रोमोसोम को ही सिर्फ हम अगर नोटिस करें, अच्छा ये तो ऑलरेडी बना दिया। ये देखो बेटा, अब क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ जो है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस प्लेस को छोड़कर बाकी सारे प्लेस पर क्या हो गए, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, तो उस प्लेस पे सेपरेट हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये जो एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कियाज्मा है बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, कियाज्मा है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं अगला स्टेज जो है इसमें डायकाइनेसिस में, देखो क्या हो रहा है, डायकाइनेसिस। इसमें देखो काइनेसिस से कुछ समझ में आ रहा है, काइनेटिक मूवमेंट जैसा कुछ होगा, तो Yes, दो sir. चीजें मूव कर रहे हैं, डायकाइनेसिस। तो क्या होगा बेटा, अब इसको तुम इस तरह समझो, देखो ज्यादा अच्छा समझना। हाँ, दोनों और सेपरेट होंगे। अब ये क्या हो रहा है बेटा, ये कियाज्मा बन गया, अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा, और सेपरेट होंगे, एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं। जब देखो बेटा ये इस तरह से था और ये एक दूसरे से और जब ये दूर जाना स्टार्ट करेंगे, तो कियाज्मा जो पहले बीच में था वो टर्मिनल पोजीशन पे आता जा रहा है। क्या हो रहा है, कियाज्मा जो पहले बीच में है, अब वो क्या हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है बेटा, समझ में कि नहीं आ रहा है? डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है बेटा, नो सर, अभी सर बता एक रहा बार हूँ, और एक मिनट। बता दीजिए। सर नहीं आ रहा। हाँ, इसको नोट करो फर्दर, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, फर्दर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड या क्रोमोसोम, होमोलॉगस लिखो, फर्दर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम leads to terminalization of chiasma। ये देखिए, ये टर्म याद रखना। अब क्या होगा बेटा, देखो अब इसको इस तरह से मेरे फिंगर से समझो, ये दो फिंगर है बेटा, ठीक है ना, इनको मान के चलो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड है। अब क्या होगा बेटा, अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, तब क्या होगा बेटा, सेपरेट होना स्टार्ट किया। देखो ये जो जिस पॉइंट पर कियाज्मा बना हुआ है, अब देखो, अब जब ये सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे तो कियाज्मा टर्मिनल जा रहा है कि नहीं, ये सेपरेशन में कियाज्मा क्या हो रहा है बेटा, टर्मिनल Yes, sir. पोजीशन पे जा रहा है। तो यही है बेटा, क्या होगा, फर्दर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम लीड्स टू टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा। कियाज्मा क्या होगा बेटा, टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा डायकाइनेसिस। ये डायकाइनेसिस जो है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। और इसी स्टेज में क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। ये प्रोफेज का ही पार्ट है। तो इसी स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, ठीक है। ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। और इस स्टेज में मेरे को तुम्हारी आवाज साफ नहीं है बेटा, तू चैट में बोल दे, चैट में लिख दे। इस स्टेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर काइस्मा और काइस्मेटा सेम है क्या? क्या चीज बेटा, चियास्मा जो आपने बनाया ना वो एक्स शेप वाला, और हाँ, चियास्मेटा सेम है क्या? हाँ कियाज्मा वही है, सेम चीज, कियाज्मेटा कियाज्मा एक ही बात, ठीक है, एक ही चीज है, कियाज्मा और चियास्मेटा
अब एक ही चीज है बेटा, कियाजमेटा किसी किसी बुक में कियाजमेटा लिखा है, किसी में कियाजमा लिखा है, यस सर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, लेकिन एक ही चीज है, कियाजमेटा एंड कियाजमा एक ही चीज, ठीक है। यही, तो ये है बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमा। तो देखो प्रोफेज की जो पूरी स्टेप्स हैं इसको फिर से सीक्वेंस में एक साथ देखो। सबसे पहले देखो बेटा, प्रोफेज में क्या हुआ तुम्हारा जो है लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में क्या हो गया, दो आपको जो है क्रोमोसोम जो है बेटा एक तरह से कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम जो है अभी कंडेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, अब जाइगोटीन हो गया। जाइगोटीन में क्या होगा, ये दोनों जो क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, ये एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, इनको एक दूसरे से जोड़ दो बेटा, ये दूसरे से कंबाइंड हो गए। तो ये क्या था, लेप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम जो है बन गए, ठीक है ना। जाइगोटीन में क्या हो गया बेटा, बाइवेलेंट फॉर्म हुआ, एक दूसरे से अटैच हो गए, साइनेप्सिस हो गया, ठीक है। ये स्टेप क्या है, ये जाइगोटीन स्टेप है, जाइगोटीन में ये हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा, अब क्या होगा बेटा, ये जो जो बाइवेलेंट बना, ये क्या करेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बना लेंगे। तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन गया, ठीक है। तो अगली स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कहाँ हो रही है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पे हो रही है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पे हो रही है, ठीक है। ये स्टेप क्या है बेटा, पैकिटीन, ये स्टेप है पैकिटीन, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ बेटा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो दो क्रोमोसोम थे, या क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, अब ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। तो जब ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ था उस पॉइंट पर क्या बना लेंगे, एक एक्स सेपरेट स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक ही क्रोमेटिड को शो कर रहा हूँ, तो जो एक्स सेपरेट स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसको कियाजमेटा बोल दो, कियाजमेटा या कियाजमा, ये क्या बन गया, कियाजमेटा बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस, और ये जो है लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस है, ये क्या है, डायकाइनेसिस। अब इसके बाद अगली स्टेप में क्या होगा, ये और फर्दर सेपरेट होंगे, तो इनको थोड़ा और सेपरेट कर दो, इसको यहाँ बना दो और दूसरे को यहाँ बना दो, और अब क्या होगा बेटा, ये जो कियाजमा जो है ये और ज्यादा टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब कियाजमा क्या हो गया, और बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे चला गया, इसको हम बोलेंगे बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमा। और ये स्टेप है, अच्छा सॉरी, ये डायकाइनेसिस नहीं है, ये डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन है, ये डिप्लोटीन है। ये क्या हो गया बेटा, डायकाइनेसिस, ये डायकाइनेसिस, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हुआ, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन नीट में बन जाएंगे। ये यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, इन सारे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हैंड रेज करके जल्दी बता दो कितने बच्चों को क्लियर हो गया है। हो गया सर, क्लियर। सर क्लियर है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमको ध्यान रखना है, सारी चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा मेटाफेज में। अब अगला स्टेज जो है बेटा हमारा मेटाफेज है। सर एक बार और बता दीजिए ना। ये चीज, ये स्टेप्स को बता दो बेटा, हाँ ये स्टेप्स बता दो, ठीक। इसको नोट कर ले, थ्योरेटिकली नोट कर, इसको अच्छे से देख, नोट कर। एक सबसे पहला स्टेप लिख बेटा, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है या क्रोमोसोम विजिबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम जो हो गए वो विजिबल हो गए, ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल हो गए। दूसरा स्टेप है बेटा जाइगोटीन।
तो यहाँ क्या बनाएंगे बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट फॉर्म कर लेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे बेटा एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, ये बाइवेलेंट बनाएंगे, एक साथ कंबाइंड हो। ये समझ में आया था ना बेटा बाइवेलेंट, जब मैं टर्म यूज किया था बाइवेलेंट, यस सर। ठीक है, ये Yes, बाइवेलेंट sir. बनाएंगे बेटा। अब जाइगोटीन स्टेज के बाद बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा वो पैकिटीन है, ये पैकिटीन है। अब क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर between non-sister chromatid of homologous chromosome, non-sister chromatid of homologous chromosome, homologous chromosome। और यहाँ क्या बनता है बेटा इसी स्टेज में, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेज है बेटा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, जो साइनेप्स बना, साइनेप्स जो होंगे ये बाइवेलेंट जो है, बाइवेलेंट, या इसको लिखो होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट सेपरेटिंग, सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। इस सेपरेशन के क्या बनता है, कियाज्मेटा बन जाता है, कियाज्मेटा बन जाता है, ये डिप्लोटीन हो गया। अगला स्टेज है बेटा डायकाइनेसिस, यहाँ लिख रहा हूँ डायकाइनेसिस। इसमें क्या होगा बेटा, फर्दर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, फर्दर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम और सेपरेट हो गए, और उस वजह से क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा अलग से, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, ठीक है। ये स्टेप्स है बेटा, ठीक है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो गए, जाइगोटीन में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट बना लिए, पैकिटीन में जो है क्रॉसिंग ओवर हो गई, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बन गया, डिप्लोटीन में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हुआ एंड कियाज्मा फॉर्मेशन हुआ। डायकाइनेसिस में जो फर्दर सेपरेशन हुआ जिसे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा बन रहा है, और इसी डायकाइनेसिस वाली स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, बिकॉज दिस इज लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होती है बेटा, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी स्टेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। अब आते हैं बेटा इसकी अगली स्टेज जो है, ये लिख लो बेटा, सारे बच्चे लिख लिए, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको अब अगली स्टेप पे हम चलते हैं इसके बाद। सर जब एक हो बार जाए तो नॉन सिस्टर समझा दीजिए ना, समझ नॉन नहीं आ सिस्टर, रहा है। इसको नोट कर लो फिर मैं बता दूँ, इसको नोट कर लो पहले, जिनका भी हो जाए बेटा हैंड रेज कर देना, तो फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक हो गया सर। ठीक। नॉन सिस्टर समझने के लिए बेटा सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम देखो,
देखो ये बेटा ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना, और इनकी ये क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ए है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बी है, ठीक है ना। इसको ये 2 क्रोमोसोम है, ए और बी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ए की जो है बेटा 2 आर्म है, 2 क्रोमेटिड है, A1 आर्म एंड A2 आर्म। तो ये देखो जो A1 और A2 आर्म है बेटा, ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है। A1 और A2 आर्म क्या है बेटा, ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है। जो A1 एंड A2 ये बेटा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब सेम चीज इसमें भी है बेटा, ये देखो क्रोमोसोम बी है, इसकी भी 2 आर्म है, B1 एंड B2 आर्म है, ये 2 क्रोमेटिड है। ये दोनों आर्म एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, इसीलिए B1 एंड B2 ये भी क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन B1 एंड A1 को कंपेयर करो, B1 एंड A1 या B1 या A2, ये इस बी क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है वो ए क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। ये चूंकि होमोलॉगस है तो क्या होंगे बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो याद रखो बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में जो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, द क्रोमेटिड विच आर अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रोमियर, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि A1 और A2 एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, वैसे B1 और B2 एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन B1 एंड A2 का, B1 का A1 से रिलेशन, ये क्या है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। आप कुछ क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, आ गया ना। इसको थोड़ा समझना, ठीक है, लॉजिकल है, थोड़ा 1-2 बार और करोगे तो आएगा। देखो पहली बार जेनेटिक्स थोड़ा सभी को दिक्कत होता है बेटा, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, लेकिन इसको हमको रिपीटेड पढ़ना है, रिपीटेड पढ़ते रहोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं बेटा, इसका अगला स्टेज जो है बेटा वो मेटाफेज। अब प्रोफेज के मेटाफेज में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। अगर प्रोफेज का मेटाफेज होता तो क्या होता? सर क्या? सॉरी, प्रोफेज का मेटाफेज नहीं, माइटोसिस का मेटाफेज होता तो क्या होता? सर इक्वेटोरियल प्लेट बनता। हाँ, इक्वेटोरियल प्लेट बनता, वेरी गुड। वो क्या है सर, सारी क्रोमोसोम जो इक्वेटर में अलाइन होते हैं, स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर। हाँ, तो देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं माइटोसिस का बना रहा हूँ, ये जो लिखा हूँ ये माइटोसिस का है, और ये वाला जो है बेटा मियोसिस का है। तो ये मियोसिस का मेटाफेज है, वो माइटोसिस का मेटाफेज है। मियोसिस के जो मेटाफेज में क्या होगा बेटा, अब देखो मेटाफेज में अल्टीमेटली जो इवेंट होता है, जो भी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, या इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो जो सेल का जो सबसे सेंट्रल जो बल्जी पार्ट होता है, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। ये होता है बेटा मेटाफेज में। अब क्या होगा, लेकिन मियोसिस में क्या है, क्रोमोसोम ऑलरेडी क्या बनाए हुए बेटा, बाईवैलेंट बनाए हुए। क्रोमोसोम क्या बनाया है बेटा, बाईवैलेंट बनाए हैं। जबकि माइटोसिस में ऐसा कोई बाईवैलेंट नहीं बनता है। सर सेंट्रियोल्स का कॉन्सेप्ट प्रोफेज में क्या होता है वो तो बताया नहीं, वो भी मेटाफेज में होता है क्या? हाँ, माइटोसिस जैसा ही बेटा, वो मूव करेगा अपोजिट पोल पे, एग्जैक्टली वही करेगा। वो डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में जो अपोजिट पोल पे चला जाता है, एट द स्टेज ऑफ डाइकाइनेसिस वो स्टेज पे चला जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मियोसिस में क्या हो रहा है बेटा, कि जो बाईवैलेंट है दे आर अरेंज एट इक्वेटर प्लेट। मियोसिस में क्या हो रहा है, जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, जो बाईवैलेंट है, दे आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट, या इक्वेटर पे जो है वो, या इक्वेटोरियल प्लेट जो है किससे बन रही है बेटा, बाईवैलेंट क्रोमोसोम से बन रही है। जबकि माइटोसिस में मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो मोनोवैलेंट, ये सिंगल क्रोमोसोम, इसीलिए इसको मोनोवैलेंट बोलोगे, ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम क्या है, वो इक्वेटर पे अरेंज है। ये कुछ समझ में आ रहा है बेटा, मियोसिस की मेटाफेज, मियोसिस 1 है ना, ये मेटाफेज 1 बोलेंगे।
ठीक है, म्यूसिस 1 की मेटाफेज 1 में और जो माइटोसिस की मेटाफेज में जो है बेसिक डिफरेंस है बेटा। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अब क्या होता है, अगर इसके बाद अगली स्टेज जो है बेटा वो एनाफेज है, यहीं पर मैं एनाफेज बना रहा हूँ, माइटोसिस का एनाफेज बना रहा हूँ। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है बेटा, कोई भी एक बच्चा बताओ जल्दी क्या होता है माइटोसिस के एनाफेज में? क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। हाँ वेरी गुड, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, क्रोमैटिड्स आर अलग होना, सेपरेटेड, सर and कोल move to साइड जाने opposite poles. लगते हैं। हाँ वेरी गुड। ये क्या हो रहा है बेटा कि ये जो इसमें क्या है, स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर जो है ना वो स्प्लिट होता है। जो फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं और पुश भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेंट्रोमियर ऐसे बीच में से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला सेंट्रोमियर भी ऐसे बीच में से, सेंटर में से डिवाइड हो गया, ये सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। तब क्या होगा बेटा, जैसे ही सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, इस स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ, तो इस एक क्रोमोसोम से ये 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम। जो क्रोमैटिड है ना, अब इसको क्रोमोसोम बोलेगा। ठीक है, एक्चुअली बेटा क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम को होना ऐसे ही चाहिए, ठीक है, लेकिन होते कैसे हैं, ये डबल हो जाता है। एक्चुअल क्रोमोसोम का ऐसा ही होना चाहिए। अरे गलत दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको, यहाँ बना, उसको तो क्रोमैटिड बोल देते हैं। अभी देख, ठीक है, देख क्रोमोसोम तो एक्चुअल में बेटा ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन क्रोमोसोम क्या होते हैं, इस तरह से हमको दिखते हैं। इसका रीजन क्या है बताओ, क्रोमोसोम तो एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन ये जो है क्रोमोसोम जो है वो उसको तो ऐसे, क्रोमैटिड बोलते हैं ना। अभी अभी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे, फिर मेरे को बता क्यों ऐसा होता है, फिर अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सर सेकंड वाले में ज्यादा अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं, तो तथा कि एनाफेज में स्प्लिट हो सके। एक्चुअली बेटा जो आपके क्रोमेटिन फाइबर हैं, ये एस फेज में डबल हो गए ना, क्रोमेटिन फाइबर एस फेज में डबल हो गए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल होता है क्या, नहीं डबल होता है। तो जो एक्स्ट्रा जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो एक्स्ट्रा जो डीएनए है, वो क्या होता है, इस क्रोमोसोम में एक और आर्म क्रिएट कर दिया, एक और आर्म क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली माइटोसिस के में एनाफेज में क्या हो रहा है कि ये तो ऑलरेडी डबल्ड है ना, इसमें क्रोमोसोम में एक ही आर्म होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, रिप्लिकेशन की वजह से, डीएनए के डबलिंग की वजह से इसमें 2 आर्म आ गई हैं। तब क्या होगा, उसके एक आर्म अलग हो गई, एक आर्म अलग हो गई, तो क्रोमोसोम बन गए कि नहीं है। एक्चुअल में क्रोमोसोम यही होते हैं बेटा, क्रोमोसोम जो होते हैं ना उसमें एक ही क्रोमेटिड होना चाहिए, लेकिन डीएनए के डुप्लीकेशन की वजह से उसमें आपको 2 क्रोमेटिड आर्म दिख रही है। आ रहा है समझ में, यही लॉजिक है। Yes, sir. तो ये जो आपको जो 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटिड बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्रोमोसोम है ये, ठीक है ना। तब क्या हो गया बेटा, आपका जो एक क्रोमोसोम था उससे 2 क्रोमोसोम बन गया। जो माइटोसिस का जो एनाफेज है, उसमें सेंट्रोमियर जब स्प्लिट हुआ तो उसके एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन गए, 2 क्रोमोसोम बन गए। तो माइटोसिस के एनाफेज में, दो हेप्लॉइड क्रोमोसोम बोलेंगे ना। हाँ 2 हेप्लॉइड क्रोमोसोम बन गए। क्रोमोसोम जो है एक्चुअली हेप्लॉइड कैसे बोलेगा बेटा, देख बेटे, डीएनए कंटेंट 2C था, ये तेरा 4C हुआ, फिर जब डिवाइड हुआ तो 2C हो गया, क्या हो गया है, 2C हो गया। को डिप्लॉइड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एन को हेप्लॉइड बोलते हैं। अगर मैं 2C को डिप्लॉइड होगा, 2C होगा तो ये गैमेट्स में आएगा, उसको एन बोलेंगे, मतलब हेप्लॉइड। एक्चुअली बेटा जो, अगर तुम देखो, तुम किस बेसिस पे जो बोल रहे हो, डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड टर्म जो है हम क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं। डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड टर्म जो होता है वो किसके लिए यूज होता है बेटा, क्रोमोसोम के लिए यूज होता है। हाँ क्रोमोसोम के लिए यूज होता है। तो तुम ये बताओ कि पूरे जो माइटोसिस जब मैं आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर तो 46 ही था ना। सिर्फ एनाफेज में जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, अब यहाँ पर 46 से कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। ये मैंने दिखा नहीं पाया ना, 23 पेयर में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन क्या होंगे बेटा अब ये कितने पेयर होंगे, 23 पेयर हैं, होंगे कि नहीं 23 पेयर, या 46 क्रोमोसोम होंगे यहाँ। अब ये 46 क्रोमोसोम जब स्प्लिट होंगे तो कितने हो गए,
92 हो गए। 92 में से आधे क्या हो गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो यहाँ 46 क्रोमोसोम आ गया, आधे नीचे की तरफ आ गया। कितना आ गया बेटा? 46 क्रोमोसोम आ गया। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। देखो एक्चुअली बेटा जो आप लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट समझते हो ना, वो क्रोमोसोम लेवल पे होता है। इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। जो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जो आप बोलते हो ना, वो क्रोमोसोम होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ नॉर्मल ह्यूमन सेल में जो है वो 46 क्रोमोसोम है। अभी हम क्रोमोसोम का बाउंड्री से नंबर बाहर पहुंच गए। क्या बेटा? अच्छा बोर्ड से बाहर चला गया। हाँ इसको अंदर लेते हैं, रुको। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि हमारी बॉडी में जो है नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल का जो एस फेज है, एस फेज में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है, लेकिन जो डीएनए कंटेंट 2C था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? 4C में कन्वर्ट होगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? नॉर्मल क्रोमोसोम जिसको इस तरह से होने चाहिए था, वो क्रोमोसोम अब क्या हो गया? वो उसमें डबल 2 क्रोमेटिड आर्म आ गए। क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं कि हम डीएनए कंटेंट बढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको कैरी करने वाला जो बैग है उसको हम नहीं बढ़ा। तो क्या कर रहा है, उसी बैग में आपको डबल क्रोमोसोम को एडजस्ट करना, डबल क्रोमेटिन फाइबर को एडजस्ट करना है। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्रोमोसोम को होना चाहिए, लेकिन डबलिंग की वजह से क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा? ये इस तरह से हो, ठीक है। तो याद रखो बेटा कि जो क्रोमोसोम नंबर कभी भी डिप्लॉइड से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम नंबर जो है, क्योंकि ये नंबर तो उतना ही है ना, 46 का हाँ 46 सर। है, नंबर तो नहीं चेंज हुआ। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मेटाफेज में, एनाफेज में जब ये 46 क्रोमोसोम, ये 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होंगे, हाफ होंगे, तो क्या होंगे बेटा? 92 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। और चूंकि हर क्रोमोसोम में है, ईच क्रोमोसोम वाज हैविंग, इसमें ऑलरेडी क्या था? 4C डीएनए कंटेंट था। तो अब ये 4C जो था, अब हर क्रोमोसोम में कितना हो जाएगा बेटा? 2C हो जाएगा, ओरिजिनल डीएनए कंटेंट, ये 2C आ गया। तो हाँ याद रख सर। बेटा, तो याद रख बेटा कभी भी जो है ना, नंबर जो है डिप्लॉइड से ज्यादा नहीं होता है। बस एनाफेज में आपको 92 क्रोमोसोम दिखेंगे। एनाफेज में चूंकि क्रोमोसोम स्प्लिट हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको जो है 46 की जगह है 92 क्रोमोसोम दिखेंगे। 92 में से 46 अपर चले गए, 46 नीचे आ गए, ठीक है। तो ये है लॉजिक इसका। क्रोमोसोम यस नंबर सर। कभी भी ऐसा 4 टाइम नहीं होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। और कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी हैंड रेज करके बताओ। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी इसको हम समझेंगे और, ठीक है, हम और समझेंगे इसको आगे आगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा, आप लोग थोड़ा और इस पे मेहनत करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो ये है लॉजिक बेटा, ठीक है। कि जो कभी भी जो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड है, ऐसा नहीं डिप्लॉइड से फिर टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर ऐसा नहीं बढ़ता है, उसी क्रोमोसोम में हम ज्यादा डीएनए एडजस्ट कर देते हैं। तो ये था बेटा माइटोसिस का एनाफेज, जिसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही थी। अब मियोसिस के एनाफेज में क्या होगा? मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होगा? मियोसिस 1 का एनाफेज, अब देखो इसमें क्या होगा। मियोसिस 1 के एनाफेज में ये जो 2 क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सर है, एक मिनट हाँ सर। सर अब हाँ तो ये माइटोसिस के एनाफेज में आपका तो हाँ 46 ही होगा, जो कि स्प्लिट हो गया 23 होगा। नहीं, क्यों 46 नहीं होगा बेटा? ये हाँ 23 सर, पेयर है, सर समझ गया। 23 पेयर है ना बेटा, ये हाँ सर। आ गया ना, 23 पेयर है। 23 हो गया तब तो फिर तो मियोसिस ही हो गया ना, गैमेट ही बना दिया वो, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा कि अब जो मियोसिस का जो एनाफेज है, मियोसिस के एनाफेज में क्या होगा बेटा? ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होंगे। माइटोसिस के एनाफेज में क्या हो रहा था? सेंट्रोमियर सेपरेट हो रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा था। मियोसिस के एनाफेज में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तब इसका एनाफेज यहाँ पर मैं मियोसिस का बना रहा हूँ। अगला स्टेप है, उसमें क्या होगा? ये जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ये दोनों जो होंगे बेटा एक दूसरे से, इसको सेंटर में ही रखते हैं। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और ये किससे अटैच है बेटा? स्पिंडल फाइबर से अटैच।
ये किससे अटैच है? स्पिंडल फाइबर से अटैच। तो ये देखो बेटा, अगर यहीं पर माइटोसिस का अगर मैं थोड़ा सा बना दूं, माइटोसिस के ना फेज में क्या हो रहा था, ये जो क्रोमोसोम था ये स्प्लिट हो रहा था, स्प्लिट होकर ये 2 क्रोमोसोम बना रहा था। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमेटिक स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ये दोनों जो अटैच क्रोमोसोम थे, ये दोनों अटैच क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है मियोसिस 1 के ना फेज में क्या इवेंट क्या है बेटा? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या इवेंट है बेटा? देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और अब क्या होंगे बेटा? नाउ दीज होमोलॉगस क्रोमोसोम दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है अपर पोल की तरफ चला गया, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है बेटा ये लोअर पोल की तरफ आ जाएगा। तब एनाफेज में क्या हो रहा है कि ये सेपरेट हो रहे हैं और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है बेटा ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो देखो अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा, यहाँ 46 क्रोमोसोम अगर था, ये 23 रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपर पोल की तरफ 23 क्रोमोसोम पहुंच गए, लोअर पोल की तरफ कितने चले गए? 23 क्रोमोसोम चले गए। क्रोमोसोम हाफ हो गए कि नहीं इसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम? यस सर। इसका लॉजिक समझो। लेकिन अब इसमें डीएनए कंटेंट बताओ। अगर मैं डीएनए कंटेंट की बात करूं, अगर 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 पेरेंट का डीएनए कंटेंट 2C था, अगर पेरेंट का डीएनए कंटेंट 2C था, तो मियोसिस 1 के एंड में 2C मियोसिस 1, हाँ, तो भले क्रोमोसोम नंबर 23 है, लेकिन डीएनए कंटेंट उनमें कितना है बेटा? 2C है। डीएनए कंटेंट अभी भी कितना है बेटा? 2C है। क्योंकि क्या है कि ईच जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए कंटेंट तो डबल है ना, डीएनए कंटेंट क्या है? डबल है। आ रही बात समझ में? तो मियोसिस 1 के एंड में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी हाफ नहीं हुआ है, अभी डीएनए कंटेंट हाफ नहीं हुआ है। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन डिवीजन। ये क्या है बेटा? रिडक्शन डिवीजन है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया बेटा? हाफ हो गया। तो ये एनाफेज में जो है अपोजिट पोल में चलेगा, जस्ट इसके बाद टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या होगा बेटा? जैसा माइटोसिस में हो रहा था, माइटोसिस की टीलोफेज में जो हुआ था सेम चीज होगा। अगली स्टेज जो है वो टीलोफेज की है। यहाँ पर टीलोफेज बना रहा हूं, टीलोफेज, ये टीलोफेज। इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस होंगे और ये 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो गए। और अगेन क्या होगी बेटा? ये सेल जो है डिवाइड हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा बेटा? ये सेल डिवाइड हो गई। तो आपको एक सेल से 2 सेल मिल गई, एक सेल से 2 सेल मिल गई जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है N है, लेकिन डीएनए कंटेंट 2C है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर N है, डीएनए कंटेंट क्या है? ये 2C है। तो ये है बेटा मियोसिस 1 डिवीजन। ये था पूरा मियोसिस 1 डिवीजन। अब क्या होगा बेटा? ये दोनों सेल जो है अगेन जो है किसमें जाएंगे? फिर एक और डिवीजन करेंगे। अब ये दोनों सेल जो है इसको मैं बना रहा हूँ। सर। हाँ बोलो सर एक पूछो क्या हो मिनट रहा है? थोड़ा रिवाइज में तो बताइए ना, सही है कि नहीं? वो थोड़ा मैथमेटिक्स गड़बड़ा रहा है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का मैथमेटिक्स गड़बड़ा रहा है। सर पहले 46 पेयर्स थे आपके, जो कि एनाफेज में स्प्लिट हो रहे हैं, तो 46 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, जो कि फिर आपके मियोसिस 2 में जाके 23 अभी देखो मैं तुमको समझा। देखो क्या है, देखो एस फेज यहाँ लिख रहा हूँ। एस फेज से पहले मैं लिख रहा हूँ क्रोमोसोम जो है बॉडी में कितने थे? 46 थे एस फेज के पहले। और एस फेज के पहले जो है डीएनए कंटेंट 2C था, ठीक है ना? ये आ रहा है बेटा समझ में? एस फेज के पहले जो है क्रोमोसोम नंबर हमारी बॉडी में 46 था और एस फेज के पहले जो डीएनए कंटेंट 2C था। अब देखो एस फेज में क्या हो गया बेटा? डीएनए कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम को हमको डबल नहीं करना है। तो क्या हुआ? एस फेज के बाद जो है क्रोमोसोम 46 रहा, डीएनए कंटेंट जो है 4C हो गया। लेकिन अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एस फेज के पहले क्रोमोसोम जो है कुछ ऐसा दिखता था, एस फेज के बाद जो है क्रोमोसोम जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है?
तो क्या हो गया, आपने भले क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ाया है लेकिन उसमें डीएनए का नंबर जो है वो आपने इंक्रीज कर दिया है। ये आ रहा है बेटा यहाँ तक लॉजिक समझ में? यस सर। तो देखो अगर मैं बात करूं कि 46 क्रोमोसोम एस फेज के बाद भी 46 एंड 4C, अब देखो अब क्या होगा बेटा, माइटोसिस की अगर मैं बात करूं, अभी मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, माइटोसिस में क्या होगा बेटा, समझ जाएगा, कंफ्यूज करता है, इसलिए म्यूसिस से बताइए ना। मियोसिस में ही चलेगा, ठीक है। अब देखो मियोसिस में क्या होगा बेटा, मियोसिस में ये 46 क्रोमोसोम के पेयर बने हुए हैं, ठीक है ना, मियोसिस में ये 46 क्रोमोसोम के पेयर है। 46 पेयर। 46 क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड है ना, 23 पेयर बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे ये, ठीक है, ऐसे 23 पेयर बनेंगे बेटा, ठीक है, मियोसिस के मेटाफेज में। और मेटाफेज में क्या होगा बेटा, ये पेयर जो है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है। अब एनाफेज में आ जाओ, ये पेयर सेपरेट हो रहे हैं, ये एक सेपरेट हो गया और ये दूसरा सेपरेट हो गया, ठीक है, और ये अपोजिट पोल की तरफ जो है ये मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये 23 पेयर था, तो यहाँ पर क्या हो गया 23 और यहाँ 23, ये पेयर है ना, 46 है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आपके कितने हो गए 23 और 23। अब क्या होगा बेटा, इससे जो एक नीचे जो एक सेल बन रही है उसमें 23 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, ऊपर जो एक सेल बनेगी उसमें कितने क्रोमोसोम आ गए, 23 क्रोमोसोम आ गए। तो देखो क्रोमोसोम नंबर में कोई डाउट नहीं है, क्रोमोसोम इतना ही रहेगा। अब देखो 4C में आते हैं, अब 4C में आते हैं, डीएनए कंटेंट 46 में 4C था, यहाँ पर भी कितना होगा बेटा 46 है, इसमें भी डीएनए कंटेंट 4C है। अब ये 4C डीएनए ये दोनों सेल में बटेगा, तो इस सेल में कितना आ गया 2C आ गया, दूसरी सेल में कितना चला गया 2C चला गया। हमने शुरू कहाँ से किया था, 46 क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट 2C, लास्ट में हमको मियोसिस 1 के बाद हमको जो सेल 2 सेल मिल रही हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, बट डीएनए कंटेंट क्या है बेटा, वो एग्जैक्टली जो है वो ओरिजिनल पेरेंट सेल में जितना डीएनए था उसके बराबर है। तो भले क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ दोनों हो गया, क्रोमोसोम में 4 ऑब्वियसली बेटा सारों में ही पूरा टोटल डीएनए 4C हो गया है। यस सर। टोटल डीएनए ही 4C हुआ है ना, तो सब में 4C होगा, सब में डबल रहेगा डीएनए। यस सर। तो ये है बेटा, ये मैथमेटिक्स है इसका, ठीक है, इसको एक बार खुद से भी समझना बेटा, क्या थोड़ा रिगरस अगर इसमें वर्क करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। पहली बार में हर किसी को दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा भी टफ नहीं है कि ये समझ में ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ये। तो ये बेटा मियोसिस 1 के एंड में, मियोसिस 1 के एंड में वी गेट 2 सेल which are having half the number of chromosome as compared to parent cell. We get 2 cells which have half the number of chromosome as compared to parent cell. तो क्रोमोसोम नंबर तो अब आपने हाफ कर दिया, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी भी उतना ही है। अब हमको डीएनए कंटेंट हाफ करना है, तब उसके लिए क्या होता है बेटा, डीएनए कंटेंट अगर आपको हाफ करना है तब होता है मियोसिस 2 डिवीजन। अब अगला डिवीजन होगा, ये जो 2 सेल है, 23 क्रोमोसोम है एंड 2C डीएनए है, इसमें क्या होगा मियोसिस 2 डिवीजन, एक बार और डिवाइड होगी मियोसिस 2 डिवीजन। और याद रखो बेटा मियोसिस 2 डिवीजन के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, मियोसिस 2 डिवीजन जो है इसके पहले जो है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, और मियोसिस 2 जो है एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, माइटोसिस के जैसा ही होगा। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज में क्या हुआ, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लिया। मेटाफेज में क्या होगा बेटा, जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। तो देखो ये ऑलरेडी क्या है, डबल डीएनए, ठीक है, इसको 2 बनाते हैं, चलो इसको भी बड़ा बनाते हैं। हाँ क्या 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 पूछ रहा है बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही है साहब। सर टीलोफेज 1 में फरो फॉर्मेशन होता है कि हाँ होता है बेटा, अगर एनिमल सेल है तो फरो फॉर्मेशन होगा, अगर प्लांट सेल है
तो याद रख बेटा प्लांट सेल में जो है ना, प्लांट सेल में जो सेल है प्लेट हाँ सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि फरो जो है एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। तो ये बेटा देखो अब जो है हम बात कर रहे थे कि जो मियोसिस 2 में प्रोफेज तो समझ में आ गया, मेटाफेज में क्या होगा कि देखो अब इस सेल में है 23 क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा, ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाए, ऐसे जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर अरेंज हो जाए। अब क्या होगा बेटा 23 जो क्रोमोसोम है, अब इनमें अब इसमें क्या होना चाहिए बताओ। अब इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज अब क्या होना चाहिए, अगला स्टेप जो है अब इसमें स्प्लिटिंग अप, ये माइटोसिस के जैसा ही है। तब क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट कर जाएगा, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो एक क्रोमोसोम है इससे 2 क्रोमोसोम बन गए। तो ये देखो यहाँ पर अगर बेटा 23 क्रोमोसोम थे, यहाँ चूंकि 23 क्रोमोसोम के साथ आ रहे थे, यहाँ 23 क्रोमोसोम थे, तो मियोसिस 2 के ना फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, यहाँ कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 यहाँ 6 46, ये 46 क्रोमोसोम होंगे स्प्लिटिंग। अब 46 में से जो हाफ हैं, ये 23 क्रोमोसोम, ये नीचे इस तरफ एक सेल बना लेंगे, अपर हाफ जो है ये एक सेल बना लेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो है जो ऑलरेडी जो है आपका जो डीएनए कंटेंट कितना था, 2C था। तो 2C में से क्या होगा बेटा, हाफ जो एक C जो है किधर आ गया, इस सेल में आ गया, एक C क्या हो गया, इस सेल में आ गया। तो मियोसिस 2 के बाद क्या होगा बेटा, आफ्टर मियोसिस 2 जो 2 सेल आपको फॉर्म हो रही है, उसमें देखो जो ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर तो ऑलरेडी हाफ हो चुका था, लेकिन अब डीएनए कंटेंट भी क्या हो गया बेटा, अब हाफ हो गया। तब आपको जो 4 सेल्स मिलेंगी उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 23 होगा और डीएनए कंटेंट C होगा। क्रोमोसोम नंबर 23, डीएनए कंटेंट C, 23 डीएनए कंटेंट C, 23 डीएनए कंटेंट C, ये क्या हो गया, गैमेट बन गया। आया कुछ समझ में बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, ठीक है, sir. वो है बेटा इसका लॉजिक, Yes, ये है लॉजिक, ठीक है ना। इसको इतना समझ के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको इसका पूरा कंपेयर करवाऊंगा टेबल बना के, मियोसिस एंड माइटोसिस को हम कंपेयर करेंगे। प्लस थोड़ा सा इसमें हम एक चीज देखेंगे बेटा कि जो इसका जो अच्छा इसका एक वीडियो भी दिखाना था, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। और इसमें बेटा हमको एक चीज और समझना है कि जो सेल डिवाइड क्यों करती है, उसका मेन स्टिमुलस क्या है, जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है या वॉल्यूम साइटोप्लाज्म रेशियो, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और बेटा देखो तुम लोग जो है ना, अभी जो किसी भी चीज को लेके आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, ठीक है। जो पर्सनली मैं जो है आप लोगों की क्लास को खुद हैंडल करूंगा। और याद रखो कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है बेटा, जो भी चाहे किसी भी, मेनली जैसे आप लोगों को मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप लोग जो परेशान आप लोग फिजिक्स से होते हो, सबसे ज्यादा इश्यू जो है आप लोगों का फिजिक्स से राइज होता है। तो फिजिक्स बेटा बहुत इजी है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग फिजिक्स में क्यों इतना हड़बड़ाते हो। फिजिक्स के देखो 3-4 बेसिक प्रिंसिपल है बेटा। सबसे पहला आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर इसलिए आना चाहिए क्योंकि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में कैसे काम कर रहा है, बगैर उसके आगे नहीं बढ़ती है बात। दूसरी चीज आनी चाहिए बेटा कि जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स, जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, जो न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस हैं, जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो सारे फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी चीज जो आपको मालूम होना चाहिए वो यह है कि इन फोर्स का इंटरेक्शन, ये फोर्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और इसके साथ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता होना चाहिए। जो नेचर का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो जो फोर्स को, एनर्जी को किस तरह से कंजर्व करके रखता है, और ये हर जगह यूज होता है बेटा। ये सबसे अल्ट्रा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर इस कंसेप्ट को आप हर जगह यूज कर सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपका थर्मो थोड़ा अलग हो जाता है, थर्मो और ऑप्टिक्स थोड़े से अलग पॉइंट में जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ये कॉमन प्रिंसिपल है बेटा जो हर जगह अप्लाई होते हैं। और अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया और इसको आप अप्लाई करना सीख गए तो फिजिक्स में कहीं डाउट नहीं होगा। और ये पूरी चीज की गारंटी ले रहा हूँ, मैं करवा दूंगा तुम, ठीक है। जिस दिन भी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, ये मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको देता हूँ, इससे आपके कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। और आप लोग यही गलती करते हो, ये सारी चीजें आपकी जो गड़बड़ होती हैं, इस वजह से ही आपका फिजिक्स में प्रॉब्लमेटिक है। और किसी को कोई इश्यू हो तो बताओ आप लोग, कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बोलो। तुम लोग बाद में पीछे बहुत बात करते हो, बताओ अभी कुछ भी प्रॉब्लम है तो। देखो बेटा कोचिंग का जो बेसिक पर्पज है ना, इसमें आपका फायदा होना चाहिए।
ठीक है ना। मतलब एक क्लियर कट आपको मैं बता रहा हूँ, एम ये है कि आपका एडवांटेज होना चाहिए। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी चीज कर रहा हूँ, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से बेनिफिट नहीं है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा या कुछ और प्रॉब्लम लग रही है, तो वो उसका इश्यू सॉल्व करना सर वीडियो तो क्या सर का साउंड भी चलेगा। नहीं, सर का वीडियो पॉज हो गया थे।